आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं सबसे पहले आप सबको इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सबका एक ही मकसद है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, और अगर हम पर्यावरण के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत दिन तक ये संसार टिकने वाला है नहीं। आज के समाचार पत्रों में मैंने दो खबरें देखी। एक खबर तो पटना से संबंधित है कि सड़कों को चौड़ा करने के सिलसिले में 4000 पेड़ काट डाले, और दूसरी खबर है गया के बारे में कि फल्गु नदी के दोनों किनारे पर अतिक्रमण हो रहा है और सारा कचरा फल्गु नदी में फेंका जा रहा है। तो ये दोनों चिंता पैदा करने वाली बात है। सड़कों का चौड़ा होना भी जरूरी है, लेकिन हम जब सड़कों को चौड़ा करते हैं और एक पेड़ काटते हैं तो उसके स्थान पर कम से कम 2 पेड़ हमें लगाना चाहिए। मैंने आज ही खबर देखी है और मैं पथ निर्माण विभाग को कहूँगा कि जितने पेड़ कटे हैं अगर शहर में, वैसे हवाई अड्डे से अपने निवास पर आते वक्त एक बार हमने देखा कि सड़क को चौड़ा किया गया है, उसके बाद उसके बगल में और पाथवे बनाया जा रहा है। तो हमने तत्काल अधिकारियों को कहा था कि किसके आदेश से आप बना रहे हैं, किसने ये अप्रूवल दिया। दोनों तरफ पेड़ है और पेड़ को आप इस तरह से घेर देंगे कि धीरे धीरे पेड़ सूख जाए। तो हमने उसको गंभीरता पूर्वक उस समय हमने पथ निर्माण विभाग को ये बात कर दी थी। मैं फिर कहूँगा कि अगर पेड़ काटे गए हैं, काटे जाते हैं, तो स्वाभाविक है चौड़ीकरण हो रहा तो पेड़ कटे होंगे, तो उसकी जगह पर लगाए जाए। और फल्गु नदी की स्थिति के बारे में भी जो आज खबर छपी है गया से एक अखबार में, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हुए, आपके पास कोई मसला जाए तभी आप उस पर अपनी राय दें, ये कोई जरूरी नहीं। जब आपके संज्ञान में कोई बात आती है तो आपको स्वयं भी जाकर देखना चाहिए कि हो क्या रहा है, और आप संबद्ध विभाग को कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप वहाँ जाइए और सबसे पहले स्थिति को देखकर क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कीजिए और विस्तृत रिपोर्ट दीजिए, ताकि उसके हिसाब से हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर सकें। एक कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है समाज में। एक तरफ आबादी बढ़ रही है, लोगों की रोजमर्रे की जरूरतें, पानी की जरूरत है, लकड़ी की जरूरत है, इन सब चीजों की जरूरत। और फिर जब कोई जीवन व्यतीत करता है तो प्रतिदिन घरेलू कचरे भी पैदा होते हैं। तो ये मनुष्य के जीवन के साथ ये चीजें जुड़ी हुई। अब कचरों का डिस्पोजल भी जरूरी है, कहाँ फेंके जाए। पानी की जरूरत है, इंसान को पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए, पशु पक्षी सबको पानी चाहिए। तो इसकी जरूरत, अब जो ज्यादातर आबादी, एक जिसको कहिए बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसमें अधिकांशतः लोग, कुछ जगहों पर अपवाद है, हम देखते हैं, सभी जगह जलाए नहीं जाते हैं, अलग अलग है, लेकिन मुख्यतः यहाँ जो हम पार्थिव शरीर का डिस्पोजल करते हैं उसमें अग्नि संस्कार ही सबसे ज्यादा प्रचलित। तो लकड़ी की भी जरूरत है, जलाए जाते हैं।
तो ये जीवन के साथ ये जरूरतें भी जुड़ी हैं और इस सिलसिले में हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं। फर्नीचर में, मकान बनाने में हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है और छेड़छाड़ हो रही है। अब देखना यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान हम किस प्रकार से करते हैं। विकास भी जरूरी है और पर्यावरण की रक्षा भी आवश्यक है। ये जो दोनों के बीच में एक द्वंद्व है, इसका समाधान तो एक बिल्कुल ही युक्ति संगत ढंग से निकालना ही होगा और वो आवश्यक है, इससे बच नहीं सकते। अब ये बहस चलती है कि साहब हम लोगों ने तो, हमारा गैस एमिशन उतना नहीं है, हम कहाँ पैदा करते हैं, जो विकसित मुल्क है वो पैदा करते हैं ज्यादा, और ये सही भी है। जो विकसित मुल्क है उन्होंने ज्यादा पर्यावरण को बिगाड़ा है। विकास का जो रास्ता तय किया गया उससे पर्यावरण बिगड़ा और अब उनको लगता है कि उन्होंने तो बिगाड़ दिया है तो बाकी लोगों को ऐसा करने से रोकें। तो ये बात चलती नहीं। आप सामने वाले को कहिए कि मीठा मत खाओ और खुद मिठाई खाते रहिएगा तो सामने वाले पर असर नहीं पड़ता। ये जो विकसित देशों से बात चली है, पहले उनको कम करना पड़ेगा, तभी उनकी बात का प्रभाव उत्पन्न होगा। और जिस ढंग से दुनिया में जो ये भोगवादी संस्कृति बढ़ रही है और जिस तरह से हम उपभोग करते हैं चीजों का, विज्ञान ने और नई तकनीक ने जो नई सुविधाओं को पैदा किया, उत्पन्न किया है, खराब उसके पीछे मुझे अच्छी तरह याद है। हम लोग कहाँ जानते थे एसी गाड़ी में भी चलना है या घर में भी एयर कंडीशनर होता है। हम लोग जब एमएलए हुए थे, एमएलए होने के पहले तो वो भी नहीं जानते थे। एमएलए हुए तो विधानसभा में एयर कंडीशनिंग, यानी जहां हम लोग बैठते हैं, चैम्बर है विधानसभा का, वो एयर कंडीशन था। तो कभी कभी हम मजाक भी करते थे। शुरू में 2 चुनाव हार गए तो तीसरा चुनाव तो मजाक भी करते थे कि वो ठंडा घर में भेज देते, तो ठंडा घर हम उसको कहते थे। अब वहां के बाद जब दिल्ली गए साहब तो जाकर के मंत्री बन गए, राज्य मंत्री बन गए, तो गाड़ी भी एसी, घर में भी एसी लगा, दफ्तर भी एसी। उसके बाद भी पटना आते थे तो नॉन एसी में ही घूमते थे, रहते थे। जहां रहते थे अपने मित्र के यहाँ, तो साहब उनके घर में एयर कंडीशनर नहीं था, कुछ भी नहीं लगाते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 96-97 तक इसकी कोई कमी भी नहीं महसूस होती। 97 के बाद उन्होंने अपने कमरे में एसी लगवाया, तो हम उनके घर में रहते थे, तो जिस कमरे में हम रहते थे उसमें भी एयर कंडीशनर लगवा दिया। उसके पहले जरूरत नहीं महसूस होती थी और आज हालत ऐसी हो गई है कि उसके बिना रहने की इच्छा नहीं। और अब देखिए तो पटना शहर में जहां इन्हें ही एयर कंडीशनर थे, अब जरा जाकर देख लीजिए स्थिति कितनी हो गई। अब तो देख रहे अब ये बात अलग है कि ग्लेशियर पिघल जाएगा 2035 तक या 2050 तक या इस शताब्दी के अंत तक या इस शताब्दी के बाद, ये वैज्ञानिकों के बीच आकलन में बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ग्लेशियर तो पिघल रहे हैं। अब ऐसी कोई बात कह दी तो लोग जो टेहरी वाले हैं अपने पचौरी साहब, नोबेल पुरस्कार जिनको संयुक्त रूप से मिला, उन पर लोग पड़ गए। तो मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं इस विषय को अगर टालते हैं। और बिहार में तो झारखंड के अलग हो जाने के बाद वन साधन कम है, इसमें कोई शक नहीं। तो जैसा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमें तो करना ही पड़ेगा। जहां है वहीं आप पेड़ लगाइए, उपाय कुछ नहीं। पेड़ों से प्रेम करना सीखिए। और अगर पेड़ लगाने की बात, मैं तो वन विभाग से भी कहूंगा कि साहब आप पेड़ फलदार ही लगाइए। अब पूरा उत्तर बिहार में जगह जगह अभी भी ऑर्चर्ड है, दक्षिण बिहार में भी भागलपुर, मुंगेर
इन जगहों पर बागीचे कुछ हैं, उधर तो लीची भी है, आम भी है, इधर लीची सिर्फ आम है, हम उसको ज्यादा प्रचारित करें, हॉर्टिकल्चर कह लीजिए, सोशल फॉरेस्ट्री कह लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हर जगह हम लोगों को भी अच्छी तरह याद है अपने बचपन में जब अपने गांव जाते थे तो रास्ते में जो भी एक दो गांव मिलता था सभी गांव में बागीचा थे। आज अब किसी गांव में बाग नहीं। पटना से बख्तियारपुर जाते थे तो किनारे किनारे कई जगह बागीचे दिखते थे, कहीं बगीचा नहीं। तो स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है, जितना था पहले उतना भी। तो कृषि विभाग की तरफ से प्रयत्न चल रहा है, हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए, ऑर्चर्ड के लिए भी हम लोग काफी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये वन विभाग और सबको मिलकर चाहे जिस तरह के पेड़ लगे, हमें पेड़ लगाने पर जोर देना है, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष हों। हमने 15 अगस्त 2006 को छात्र वृक्षारोपण योजना का ऐलान किया, उसके बाद ये योजना चली। अब उसमें उम्मीद की जाती थी कि बच्चों का मार्गदर्शन किया जाएगा, बच्चे एक पेड़ लगाएंगे, मूव करेंगे, 3 साल तक उसकी रक्षा करेंगे, उनको उसके लिए पुरस्कार मिलेगा, प्रोत्साहन की राशि मिलेगी। लेकिन जैसा जानते हैं ये बिल्कुल लाल फीताशाही की भेंट चढ़ गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इसका, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और धीरे धीरे एक तरह से बंद जैसी हो गई। तो मुझे खुशी है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर के इस योजना को फिर से योजना का जीर्णोद्धार किया। कभी किसी स्ट्रक्चर का जीर्णोद्धार होता, मैं देख रहा हूं कि उन्होंने एक योजना का, एक स्कीम का एक जीर्णोद्धार किया। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। ये योजना जो अब धीरे धीरे वो जिसको कहते हैं कि किसी ने ओन नहीं किया, किसी ने इसको समझा नहीं, तो अब उसको नए स्वरूप में, नए सांचे में ढाल कर आज ला रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी और मानव संसाधन विकास विभाग के भी अधिकारी दोनों इस पर दिलचस्पी लेंगे और इसकी संयुक्त रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, इस तरह की स्कीम से सबसे अधिक आपके पेड़ लगे और बच्चों में पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता पैदा होगी। बचपन से बताना पड़ेगा, वृक्षों से प्यार करना सिखाना पड़ेगा, अन्य जीवों से प्यार करना सिखाना पड़ेगा। अब डॉल्फिन देखने सब आते हैं और ये कहा जाता है कि भाई जंगल की सेहत का अंदाज इस बात से लगता है कि उसमें कितने बाघ हैं। उसी तरह से गंगा नदी की स्थिति का पता लगता है कि उसमें कितना डॉल्फिन बचा है। तब डॉल्फिन के लिए तो अब दुनिया भर में ध्यान हुआ। ये डॉल्फिन सिन्हा साहब, प्रोफेसर सिन्हा बैठे हुए हैं, ये बराबर इसके लिए कहते रहे। कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने उनको साइंस कॉलेज में कहा। फिर अभी गंगा बेसिन अथॉरिटी बनी है जिसमें सभी गंगा के तटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री को उसका सदस्य बनाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी उस राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकार के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने वहां भी हमको कहा कि भाई यहां भी रेज कीजिए। हमने पहले पत्र लिखा कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया जाए। तो वहां भी हमने पहली मीटिंग हुई, एक ही मीटिंग तो अभी तक हुई है, उसमें भी हमने इस बात को छेड़ दिया। तो प्रधानमंत्री जी तो उन्होंने कहा कि चलिए ये उसका फोरम नहीं है, बाकी टाल गए। लेकिन जयराम रमेश जी को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने बाहर हमको कहा कि आप राष्ट्रीय जल जीव चाहते हैं, बिल्कुल ठीक। और फिर तो उनका डॉल्फिन सिन्हा जी से सीधा संबंध बना और उन्होंने तत्काल भारत सरकार ने जल जीव घोषित किया। जल जीव घोषित किया तो उसकी रक्षा भी तो करनी है, उसकी रक्षा भी करनी है। सब आदमी, सभी लोगों को ये सोचना चाहिए उसकी रक्षा करें। तो चाहे वृक्ष हो या जीव, अगर उसकी हम रक्षा करेंगे, ये हमारे जिसको कहिए कि रोम रोम में, ये मन में बात आनी चाहिए। ये सिर्फ 5 जून के दिन भाषण करने वाली बात नहीं है, बल्कि सबके मन में ये बात बैठनी चाहिए। हर आदमी को संकल्प लेना चाहिए कि भाई हम एक पेड़ तो जरूर लगाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। अगर वो किसी कारण से सूख गया, सूखने नहीं देंगे, अगर सूख गया तो दोबारा लगाएंगे। कुछ भी इस तरह का संकल्प अगर मन में लोग कर लें तो मैं समझता हूं कि पेड़ों की संख्या बढ़ेगी और उससे पर्यावरण ठीक होगा। जहां
पेड़ नहीं रहते वहां पानी भी पड़ना बंद हो जाता है। और देखिए तो ये जो इसी पटना शहर में जो न्यू कैपिटल एरिया है, जो 100 साल पहले जो विकसित हुआ, अब 100 साल अभी पूरा नहीं हुआ, 4-5 साल बचा हुआ, वहां काफी पेड़ है। आप में से कोई हवाई जहाज की यात्रा करता होगा तो ऊपर से देखेगा तो ये वो इलाका बहुत ही अच्छा दिखता है, और बाकी पटना को देखिए तो कंक्रीट का जंगल दिखता है। कभी चलेगा नहीं, हर किसी को पेड़ लगाना पड़ेगा, और अगर पेड़ लगाने की जगह नहीं है कहीं भी जैसे जो लगाइए। और दूसरी बात तो है कि देखिए पटना का पहले नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र, उसके पहले नाम होता था पाटलीगामा। तो ये नाम क्यों पड़ा? पाटली नाम का एक वृक्ष है। और मुझको कल तस्वीर देखकर अच्छा लगा जब सुशील जी का हमने देखा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, कि बुद्ध स्मृति पार्क में पाटली का वृक्ष लगा। मैंने कहा कि भाई यहाँ पाटली का वृक्ष लगेगा, इसकी जगह की पहचान है, और वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा। हमको किसी ने बताया कि लोग कलकत्ता से मंगा रहे हैं पाटली। अरे भाई देख लीजिएगा सही पाटली है कि ऐसी पाटली के नाम। एक पाटली है पटना के म्यूजियम के सामने, क्या वन एवं पर्यावरण वाले हैं? खाली आप लोग रेगुलेटरी काम करते, कुछ विकास का भी काम नहीं। रेगुलेटरी काम करना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ रेगुलेटरी काम नहीं है जंगल में, पेड़ बढ़े। जब एक बार हम लोगों ने बताया, अभी इन लोगों को ये टेक्नोलॉजी भी नहीं, आप देख रहे हैं नया नया दिल्ली में एयरपोर्ट बन रहा, अब वहां देखिए तो 12 साल 15 साल का पौधा लग जाता। हम एक बार विदेश में थे तो हम खड़ा होकर के देखते रहे कि ऊंचा पेड़ को लगाया जा रहा है। मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई इतना मैच्योर पेड़ भी फिर से लगाया जाता है। तो फिर हम वहां रुक करके हमने लोगों से पूछा, समझने की कोशिश की। तो यहाँ जब सरकार बनाने का मौका मिला तो हमने इन सब लोगों को बुला करके कहा कि भाई थोड़ा और जगह हम लोग पेड़ भी लगाएंगे, उनको भी कुछ मिल जाएगा, लगाइए। तो स्टेट गेस्ट हाउस में और मुख्यमंत्री सचिवालय में कुछ इन्होंने लगाया, और जाकर के दिल्ली में देखिए इसी देश 15-15 साल के पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो पेड़ भी लगाते हैं लोग, फिर पेड़ दूसरी जगह भी लगता है। तो पाटली का वृक्ष आपका जो म्यूजियम है उसमें लगाया है पाटली का वृक्ष, उसको डेवलप करके एक नर्सरी भी है। कोई हमको बताया, हमको दैनिक जागरण वाले बुलाए थे तो उन्होंने हमको बताया, उसी दिन हमने पाटली की बात की। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जब हम लोग फिर गए थे पाटलिपुत्र करना स्तूप में, बुद्ध स्मृति पार्क में, तो वहां हमने इच्छा प्रकट की कि भाई उसको देख लीजिए, नर्सरी विकसित करना चाहिए। लेकिन उसी दिन शाम में दैनिक जागरण के कार्यक्रम में हमसे उन्होंने अपने परिसर में एक पौधा का रोपण कराया था, ये पाटली का वृक्ष है। तो हमने कहा इसका मतलब नर्सरी है, मिल रहा है पाटली का वृक्ष। तो फिर लोगों को हमने बताया कलकत्ता जाने की जरूरत है, पाटली जो पटना की चीज है उसका नर्सरी आप कलकत्ता से आप लोग कीजिए, पटना में नर्सरी भी विकसित नहीं हो सकती। तो क्या मतलब है इन बातों का? यहाँ विकसित करिए, प्रचारित करिए, धीरे धीरे वो ऐतिहासिक चीज है, वो वृक्ष यहाँ सब जगह लगने चाहिए। अब आजकल हम देखते हैं गर्मी के दिन में वो फूल खिलता है गुलमोहर का, अमलतास का, हम लोग को अच्छी तरह याद है, खूब लाल लाल और पीला पीला अगल बगल में। आजकल पीला वाला तो दिख रहा, लाल वाला गायब है, बहुत कम मिलता। इसका तो अंधड़ पानी में गुलमोहर बहुत गिर गए किनारे किनारे। तो इन चीजों को देखिए ना, जो चीज है अपने यहाँ, जो चीज गिर रहा है उसको फिर से हम रिवाइव करें, रिस्टोर करें। ये गर्मी में लोग जो बेहाल होते हैं और लाल पीले फूल देखते हैं तो तबीयत प्रसन्न हो जाती है। बाहर जितनी गर्मी हो, इस तरह के फूलों को देखकर कुछ समय के लिए मन ताजा हो जाता है। ये सारा भी काम होना चाहिए। तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे पर्यावरण पर। हम लोग तो राजनीति में है, सब विषय पर बोल सकते हैं, हम लोगों के बारे में कहा जाता है। अभी हम पर्यावरण पर बोल रहे हैं, अभी आप जाएंगे, हम जैसा सुशील जी ने कहा, भागलपुर में धरहरा एक गांव, पिछले साल जब हम विश्वास यात्रा पर थे तो पत्रकार है विनोद बंधु जी हिंदुस्तान में, उन्होंने मुझको बताया
एक रोज उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनसे हमको जानकारी मिली कि ऐसा एक गांव है जहां लड़की जब पैदा होती है तो लोग पेड़ लगाते हैं। हमें तो अद्भुत गांव, उन्हीं से हमने लिया और कहा कि हम जो विश्वास यात्रा में भागलपुर जिले में जा रहे हैं, हम उसी गांव में जाएंगे। और उसका मीडिया ने भी उसको प्रचारित किया, अब तो दुनिया भर के लोग उसको देखने आ रहे हैं उस गांव। तो पिछले साल हम 6 जून को गए थे और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, और 6 जून को हम जाते, जिस दिन पिछले बार गए थे तो इस बार 6 जून को सोमवार है, और सोमवार के दिन तो जनता के दरबार में हमको हाजिरी देना, वो कार्यक्रम तो नियम था, इसलिए हमने 5 तय किया। और 5 बहुत अच्छा संयोग है कि विश्व पर्यावरण दिवस है, तो हम हर वर्ष वहां जाएंगे। ये तो सीख लेने वाली बातें हैं, और पेड़ लगाते हैं, ये परंपरा बढ़े आगे। भाई वो 5 पेड़ लगाते हैं, आप 1 ही पेड़ लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए। एक माहौल सबसे बड़ी बात, और बिहार में भावनाएं हैं लोगों की। अगर एक बार ये माहौल बन गया तो मैं समझता हूं कि हमारा वृक्षों का कवरेज 7% से भी कम है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन सैटेलाइट इमेज के हिसाब से 7% से थोड़ा ज्यादा, 7.25% के करीब। तो अगर बिहार के लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि कम से कम 1 पेड़ हम जरूर लगाएंगे, तब तो मत पूछिए, बिहार पर्यावरण के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा काम कर देगा कि लोग आएंगे। आज धरहरा को देखने आ रहे हैं, और जगहों को भी लोग देखने आएंगे। तो आज के दिन तो हम यही कामना कर सकते हैं, और सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, और मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत भी पेड़ को लगाने का प्रावधान है। 200 पेड़ प्रतिदिन, 200 पेड़ पर एक व्यक्ति के जिम्मे होता है, तो उस कार्यक्रम को भी आगे पूरे तौर पर बढ़ाना चाहिए। हर तरह से ज्यादा वृक्ष लगे, और फलदार वृक्ष लगे। देखिए, फलदार वृक्ष का फायदा, आम का सीजन है, कितना महंगा है। अगर पेड़ लगा रहेगा तो रास्ते पर का पेड़ का सबका है। जामुन, दिल्ली में हम लोग के खूब जामुन लगा हुआ है, सब आदमी को जामुन मिल जाता है। तो फलदार वृक्ष के अपने फायदे भी हैं, तो फलदार वृक्ष भी लगाया जाए, और ऐसे वृक्षों को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए जो पानी कम सोखता है। एक जमाने में कुछ ऐसे पेड़ लगा दिए गए, लोग कहते हैं कि साहब उतना पानी देता है कि अगल बगल की मिट्टी पर उसका असर पड़ जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान देते हुए आप सब लोग तो विशेषज्ञ हैं, और इस देश में अनेक संस्थान हैं, और मुझे खुशी है कि एक समय ऐसा आया जब लगा कि महाबोधि वृक्ष जो बोध गया है उसके बारे में चिंता हुई। हम वहां गए और देखा, हमने तब जो देहरादून गुरु का रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके साथ उसका एक तालमेल स्थापित किया गया। अब तो और बिल्कुल वो स्वस्थ हो गया, अब उसमें कोई खतरा नहीं। तो उपाय और उपचार सब मौजूद। आज के दिन नहीं, सिर्फ 5 जून को नहीं, मैं जितने फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि सिर्फ 5 जून को मत जगिए, और सिर्फ रेगुलेटरी वाला काम नहीं कि रोड वाला काट दिया तो इसको पकड़ो, इस पर ये केस कर दो, वो काम भी करना। उस काम में कोई रुकावट नहीं, जो कानून कहता है उसके हिसाब से भी आगे बढ़िए, क्योंकि अगर कड़े कानून नहीं होंगे तो लोग क्या कर देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, वो भी करिए। लेकिन साफ साफ हम ये देखना चाहते हैं कि प्रत्येक फॉरेस्ट ऑफिसर के इलाके में कितने नए पेड़ लगे। और मैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपने विभाग में एक इंटरनल असेसमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शुरू करवा दें कि भाई इतने हमारे ऑफिसर हैं,
IAS होते हैं, IPS होते हैं, उसी तरह से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के होते हैं। और तो और है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एक कमाल है, IAS में और IPS में हिंदी में परीक्षा दे सकते हैं, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हिंदी में परीक्षा ही देने का प्रावधान नहीं है। मैंने विलक्षण है इन लोगों का एग्जामिनेशन, ये शायद आप लोगों में से बहुतों को पता ही होगा। लेकिन आप एक एक का असेसमेंट करिए कि भाई पेड़ कितना लगाए इनके क्षेत्र। अब इन लोगों को हमने टास्क दिया हुआ राजगीर में, हम गए साथ में जो पहाड़ियां जहां कई जगहों पर है बहुत सुंदर, जहां पेड़ लगे हुए जाड़े के मौसम में हम सबको लेकर के गए थे कि जरा देख लीजिए कितना सुंदर है। तो वहां हमने कहा कि भाई कोई उपाय करिए जिसमें पेड़ लगे, मान लिया उपाय कीजिए ढलान पर भी 20% सर्वाइवल रेट हो, लेकिन 20% तो लग जाएगा। और वो पहाड़ हमारे कितने पुराने हैं, पर्यावरण का एक दूसरा एस्पेक्ट है। हमने अपने काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के हैं चौधरी जी डायरेक्टर, उनसे हमने पूछा कि भाई ये कितना पुराना है ये पहाड़, तो उन्होंने हमको बताया कि आकलन किया गया है 2.5 करोड़ साल से लेकर 18 करोड़ साल के बीच में है। मैंने हिमालय 50 लाख साल पुराना माना जाता है। भाई तो इस बिहार में क्या नहीं, इसी की तो रक्षा कर दीजिए, उसी को तो और हरा भरा बना दीजिए। ये देख लीजिए, रेगुलेटरी काम भी करिए, हम उसके बारे में कतई एक क्षण के लिए भी नहीं कहेंगे कि रेगुलेटरी काम मत करिए, रेगुलेट भी कीजिए, लेकिन साथ साथ आपकी परख, आपकी पहचान, आपके कार्य दक्षता का आकलन इस बात पर किया जाएगा कि आपके इलाके में कितने नए पेड़ लगे। राजधानी पार्क जो बना तो कितने लोग सुबह सुबह जा रहे हैं, इसी तरह से पूरे पटना को, हर जगह को, हर गांव को हरा भरा कर दीजिए, कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि आप जितनी महत्वाकांक्षी योजना बनानी है आप बनाइए, पेड़ लगाने की और पेड़ की रक्षा। कई सड़कों की हालत इतनी बुरी हो जाती है बबूल के पेड़ से, तो पता चला कि साहब पेड़ जो लगाया गया उसकी रक्षा में चारों तरफ बबूल लगाया गया कि कोई इसको चढ़ नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, तो पेड़ तो गायब हो गया, बबूल वाला रहता। हम चाहते हैं उसकी रक्षा भी, और उसके आधार पर आपका असेसमेंट हो, और आप जो भी योजना बनाइए सरकार की तरफ से हम आपको इतना आश्वस्त करेंगे कि भारत सरकार की योजनाएं जितनी है उसमें हमको जो अनुदान देना पड़ता है वो तो देंगे। राज्य की और छात्र वृक्षारोपण योजना ये हमारी योजना है, आप इसी तरह से राज्य की योजना बनाइए पेड़ लगाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, पर्यावरण को सुधारने के लिए। जो भी धन की जरूरत होगी, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम आपको वचन देते हैं कि वो धन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उसका उपयोग करिए। और इस अवसर पर देखिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो बिहार फिर से और ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। ऐसे ही बिहार सुंदर है, बिहार के लोग अच्छे हैं, मेहनती हैं, हमारी युवा पीढ़ी मेधावी है, सब कुछ है, और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत